साथियों का बिनस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम कंटिन्यू हाई स्कूल के फिज़िक्स का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो जो भी हमारे दोस्त हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हों वो ज़रूर देखें और देखें कि कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में पूछे गए हैं और वो बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑब्जेक्टिव पर पकड़ मजबूत होना चाहिए, तभी आप 20 नंबर आसानी से पा सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन दिया था और उसमें पूछा गया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो आपसे पूछा गया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो बहुत सारे दोस्तों ने उसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताए। हम आपको बता दें कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जो पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था उसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम अब बात करेंगे इसमें कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। हम इस पर बात करेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो हमें बताना है कि क्या होता है। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उसके 3 मात्रक होते हैं। पहला होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, दूसरा होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और तीसरा होता है टेस्ला। तो आपसे पूछा गया कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो आपको बताना होगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो उसका आंसर हमने आपको बता दिया है कि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है या फिर टेस्ला होता है। तो ये 3 मात्रक होते हैं और तीनों मात्रकों में से कोई भी मात्रक आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप उसका आंसर आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर क्या दिया गया है। यहाँ पर आंसर दिया गया है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये इसका एक मात्रक है। 2 मात्रक और हमने बता दिया है आपको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरह आपके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं उन सब का हम कंटिन्यू प्रैक्टिस कराते हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन देखिए क्या है कि फोकस दूरी F तथा त्रिज्या R में संबंध होता है। देखिए, ये संबंध पूछा जाता है और कई तरीके से इसको लिखकर पूछा जाता है। तो हम आपको बता दें कि फोकस दूरी जो होती है स्मॉल f और जो त्रिज्या होती है उसमें जो संबंध होता है वो होता है R = 2f। तो फोकस दूरी और त्रिज्या में जो संबंध होता है वो होता है R = 2f। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसी चीज़ को कई तरीके से घुमा फिरा के लिखा जाता है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि जब भी सॉल्व करने पर उसका मान R = 2f के बराबर आएगा वही फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका आंसर भी लिखा गया है R = 2f। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको बताना है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है ये रेटिना है। तो जब प्रकाश की किरणें जब मानव नेत्र जो हमारे आँख में नेत्र होता है उससे होकर जब प्रकाश की किरणें आगे बढ़ती हैं, ठीक है, तो वो ये रेटिना है। रेटिना में प्रतिबिंब बनाकर वो उसके पीछे प्रतिबिंब बनाती है, रेटिना के पीछे, यहाँ पर इस बिंदु पर कहीं। ठीक, तो इसलिए हमें बताना है इसका आंसर कि दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो आपका आंसर होगा कि रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है ना, तो दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है और निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना के आगे बनता है, यानी पहले ही बन जाता है। तो आपका आंसर होगा रेटिना के पीछे। तो देख लेते हैं आंसर क्या दिया गया है। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो देखिए, रेटिना के पीछे, यानी जो आपका आंसर होगा वो होगा रेटिना के पीछे। तो दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला उसी से संबंधित क्वेश्चन है
कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे दूरदृष्टि दोष किसी व्यक्ति को हुआ है तो उसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम क्या करते हैं, चश्मे में उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग क्यों करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग इसलिए करते हैं कि अगर यहाँ पर रेटिना है और प्रतिबिंब इसके पीछे बन रही है तो हम उत्तल लेंस आगे लगा देंगे तो यहाँ से जो प्रकाश की किरणें जाएंगी तो ये पहले ही बैंड हो जाएंगी, यानी पहले ही मुड़ने लगेंगी और वो जाके रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनाएंगे। तो इसलिए दूरदृष्टि दोष में उस दोष को दूर करने के लिए जो लेंस का यूज किया जाता है चश्मे में वो होता है उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं चश्मे में। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप अपने प्रैक्टिस को बनाए रखिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जितने भी वीडियो हम डालें वो आप तक पहुँच सके। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि विभवांतर का मात्रक होता है। आपको बताना है कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है। जिससे हम आपको बता दें कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, उसी तरह विभवांतर का जो मात्रक होता है ना वो होता है वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपका आंसर भी हो जाएगा वोल्ट। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि वोल्ट, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्वेश्चन क्या है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता है, इसकी क्षमता कितनी होगी हमें ये बताना है। तो आप जानते हैं कि क्षमता के लिए हमने फार्मूला बताया है P इक्वल टू, देखिए जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई है तो 100/f, और स्मॉल f का मान क्या है 10। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 10 दाम में 100 यानी 10 सेंटीमीटर 10 डायोप्टर, क्योंकि क्षमता पूछा गया है तो इसलिए क्षमता का मात्रक तो डायोप्टर होता है। लेकिन यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि अवतल दर्पण पूछा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अवतल दर्पण नहीं होना चाहिए, अवतल लेंस होना चाहिए। यहाँ पर लेंस होना चाहिए, दर्पण नहीं होगा, लेंस होगा। तो एक अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता होगी, तो इसकी क्षमता जो होगी वो 10 डायोप्टर होगी। लेकिन अवतल लेंस है इसलिए -10 डायोप्टर होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुविकल्पी क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन रखा जाता है +10 डायोप्टर और -10 डायोप्टर। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी अवतल लेंस की बात कहेगा वहाँ पर आप क्या करेंगे, माइनस में आंसर बताएंगे, यानी -10 डायोप्टर उसकी क्षमता होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, -10 डायोप्टर आपका आंसर है। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, किस रूप में होता है? तो आप जानते हैं कि विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो आप आंसर देंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह द्वारा। यानी जब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं, तभी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह द्वारा। आप अपना आंसर भी देख सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध R, विद्युत धारा I तथा विभवांतर V में संबंध होता है। हमें बताना है कि इन तीनों में क्या संबंध होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से लिख कर पूछा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है प्रतिरोध R, विद्युत धारा I तथा विभवांतर V में संबंध होता है। तो देखिए, आप ध्यान रखिएगा कि V इक्वल टू होता है IR, यानी V इक्वल टू IR। जो भी फार्मूला आप जिस रूप में भी दिया हो, अगर उसको सॉल्व करने पर उसका मान V इक्वल टू IR के बराबर आ रहा है तो वही सही रिलेशन है, यानी सही संबंध है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो प्रतिरोध R, विद्युत धारा I तथा विभवांतर V में जो संबंध होता है वो V इक्वल टू IR के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर V इक्वल टू IR हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
देखिए विद्युत सामर्थ्य का मात्रक आपसे पूछा गया है कि विद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है। तो आपको बताना है कि विद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है। तो देखिए विद्युत सामर्थ्य, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर जो होता है, और पावर इक्वल टू W/T, ठीक है। तो इसका सामर्थ्य का मात्रक पूछा गया। तो देखिए विद्युत सामर्थ्य का मात्रक जूल प्रति सेकंड भी होता है और वाट भी होता है। तो हम वाट को ही मुख्य रूप से वरीयता देंगे, तो यहाँ पर वाट होगा। तो आपसे पूछा गया है कि विद्युत सामर्थ्य का मात्रक होता है, तो यहाँ पर वाट हो जाएगा। अगर वाट नहीं दिया रहेगा तो उसका आंसर जूल प्रति सेकंड भी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कितना होता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुविकल्पी में ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी हमारे दोस्त चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।